बिहार का नाम जहन में आते ही जातिवाद, वंशवाद, ऊंच नीच, भेदभाव और वहां बेबस लोगों की बेबसी के जीवंत दृश्य मन में उभरने लगते हैं। कभी बिहार को भारत के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत कहा जाता था। बिहार से ही भारत के सम्राट पूरे देश को चलाते थे। उस समय देश की सीमाएं आज की तरह संकुचित नहीं थीं, अपितु अफगान तक फैली हुई थीं। शक्ति, शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रख्यात बिहार राज्य को अशिक्षित, अपरिपक्व और अपन स्वार्थी राजनेताओं ने देश का सबसे बेबस, बेरोजगार, बेसहारा और बोझिल राज्य बना दिया है। हम बोझिल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की एक बड़ी संख्या रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। दूसरे राज्यों के नेताओं का ताना सुनने के बाद भी मजबूरन यहाँ के लोगों को मजदूरी करने पर विवश होना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में मगध, मिथिला और अंगराज का वर्णन मिलता है? ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में है या फिर पंजाब या गुजरात में? जी नहीं, ये सभी बिहार में थे और अभी भी बिहार में ही हैं। यहाँ के राजा महाराजाओं ने उस भारतवर्ष को चलाया जिसकी सीमाएं विशाल हुआ करती थीं, विराट हुआ करती थीं। शक्ति, शिक्षा, भक्ति और समृद्धि के लिए दुनिया भर के लोगों की जुबान पर इस राज्य का नाम हुआ करता था, जिसे आज के नेताओं ने मिटाकर रख दिया है। हम इस सीरीज में इन नेताओं के सिर्फ नाम ही नहीं, इनके उन सभी कारनामों का भी वर्णन करेंगे जिसके कारण बिहार और बिहारियों की लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं और हम जातिवाद, वंशवाद की राजनीति करने वाले अनपढ़ और जाहिलों के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब चुनाव होता है तो जातिवाद में वटकर उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जिन्होंने आपको इस तरह से लाचार बनाया। इन नेताओं की करतूतों का जिक्र करने से पहले आपको बिहार के प्राचीन काल का इतिहास जानना होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि पहले बिहार क्या था और अब क्या हो गया है। प्राचीन अभिलेखों में बिहार के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है। बात आज से करीब 6500 वर्ष पुरानी है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद शहर हुआ करता था। अगर आज की बात करें तो इस समय ये सारण जिले के रूप में जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में मगध, मिथिला और अंगराज के गौरव का जिक्र है। हालांकि आपने तमाम धार्मिक सीरियलों में न सिर्फ इनका नाम सुना होगा बल्कि पूरा इतिहास देखा ही होगा। प्राचीन काल में बिहार का सबसे शक्तिशाली राज्य मिथिला हुआ करता था। मिथिला राज्य को विदेह भी कहा जाता था। ये राज्य प्राचीन काल में बेहद वैभवशाली रहा है। ये दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिथिला की भव्यता और विस्तार को बताया है। विदेह साम्राज्य के राजा जनक थे। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता थीं, जिनका वाल्मीकि द्वारा लिखे गए अति प्राचीन महाकाव्य रामायण में वर्णन मिलता है। मिथिला का संबंध अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम से जुड़ा है। आजकल ये मुद्दा बेहद सुर्खियों में है, चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भगवान राम को नेपाली बता रहे हैं। वहीं 500 वर्ष लंबी लड़ाई के बाद अदालत के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। खैर, हम अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। बिहार में मिथिला के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य मगध हुआ करता था। मगध के बारे में कई कहानियां हैं। इस मगध पर एक से बढ़कर एक प्रतापी राजाओं ने राज्य किया। प्राचीन काल में मगध राज्य भारत में शक्ति और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। मगध का वर्णन प्राचीन महाकाव्य महाभारत में मिलता है। महाभारत में तो आप सभी जानते ही होंगे, मगध राज्य 16 महाजनपदों से बना बड़ा राज्य था। मगध नरेश जरासंध ने कई राजाओं को अपने बंदी गृह में कैद कर रखा था। लगभग 2600 साल पहले बिहार के गौरव की बात करें तो यहाँ वज्जी नाम का एक राज्य हुआ करता था। वज्जी राज्य की ये विशेषता है कि वो दुनिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है। आज के समय की बात करें तो गणतंत्र का मतलब इस समय लोकतंत्र में बदल चुका है। इसका अर्थ ये है कि बिहार ने लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाया। लगभग 2700 साल पहले एक राजवंश था। इसे हर्यंक वंश के नाम से जाना जाता था। इसका शासन राजगृह शहर से लेकर मगध तक था। इस वंश के दो प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गया। अज्ञातशत्रु के समय मगध शक्ति, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। जैन धर्म को भारत और विदेशों में स्थापित करने के लिए बिंबिसार और अजातशत्रु जाने जाते हैं।
जैन धर्म का पूरा इतिहास जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपको जैन धर्म के लिए अलग से वीडियो बनाकर दिखा सकें। लगभग 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजकल भगवान बुद्ध पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुद्ध को भारत का बताया, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए भगवान बुद्ध को नेपाली कहा था। चाहे जो भी हो, इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारत आने से पहले भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। भारत में आने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका गवाह बिहार का प्रसिद्ध स्थान बोध गया है। भारत से बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, यहीं से पूरी दुनिया में फैला। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आज से लगभग 2500 साल पहले बिंबिसार मगध के राजा हुए। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को संधियों और विजयी अभियान के जरिए काफी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। उन्हें दहेज स्वरूपी काशी का 1 लाख राजस्व वाला गांव मिला था। बिंबिसार प्रशासन बहुत ही उत्तम कहा जाता है। वे योग्यता के अनुसार अपने राज्य में लोगों को पद देते थे। आज की तरह घूसखोरी, भाई भतीजावाद, जातिवाद से नौकरी नहीं मिलती थी। बिंबिसार के राज्य में प्रजा सुख से जीवन यापन करती थी। आज से लगभग 2344 साल पहले मगध में नंद साम्राज्य का शासन कायम हुआ। नंद वंश का भी इतिहास कम गौरवशाली नहीं था। इस वंश ने बंगाल से लेकर पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। नंद वंश के अंत के बारे में आप सभी को मालूम होगा। नंद वंश के राजा घनानंद से अपमानित हुए चाणक्य ने इस वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों करवाया। यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। नंद वंश और ऊपर बताए ऐतिहासिक के तथ्यों के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष पैकेज बनाकर जानकारी दे सकें। लगभग 2321 साल पहले मौर्य वंश ने मगध पर अधिकार कर लिया। मौर्य वंश ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य भारत का आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है। उस समय के राजाओं में अपने देश की सीमा को विस्तार करने की ललक थी। उस समय जो जीता वही सिकंदर वाली कहावत चरित्रदार थी। इसका मतलब है कि राजा युद्ध जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया करते थे। मौर्य वंश के समय भारत योद्धाओं का देश कहलाता था। इसी का परिणाम रहा कि मौर्य साम्राज्य पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक फैल गया। उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरे भारतवर्ष में मौर्य वंश का शासन रहा। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक राजा को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस में हुई। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलेक्यूज निकेटर को हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा मौर्य राजवंश ने जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को और दूर तक फैलाया, इसे दक्षिण तक स्थापित किया। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। राजगद्दी पर बैठने के शुरुआत में सम्राट अशोक ने राज्य का विस्तार किया। कलिंग युद्ध के दौरान उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद से ही इन्हें कमजोर समझकर छोटे छोटे राज्य भी स्वतंत्र बनाने की कोशिश करने लगे। इस साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मगध पर अपना शासन स्थापित किया। शुंग वंश की शुरुआत के पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, इसके बाद से ही पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिशों में लग गए। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसको लेकर पुष्यमित्र काफी खिन्न थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वो ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के बेस में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। राजा ने पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही सैनिकों समेत मठों की जांच करने चले गए। जांच के दौरान मठों से
ग्रीक सैनिक पकड़े गए। उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राजदरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में सेनापति ने बृहद्रथ को ढेर कर दिया। पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर भारत में दोबारा वैदिक धर्म की स्थापना की। शुंग के शासनकाल में मगध राज्य विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और वाणिज्य का केंद्र बन गया। अगर आपके मन में शुंग वंश को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके लिए इस वंश से संबंधित वीडियो अलग से डालेंगे। शुंग साम्राज्य के बाद आया कण्व साम्राज्य। कण्व के बाद सातवाहन साम्राज्य ने शासन किया। सातवाहन और कुषाण वंश के समय ही गुप्त वंश का उदय हुआ। इस समय मगध राज्य कई हिस्सों में बंट गया था। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता खत्म हो गई। कुषाण और सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। गुप्त साम्राज्य का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला था। इस वंश के महान राजा समुद्रगुप्त ने पूरे दक्षिण एशिया में राज्य स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर निकाल दिया। इन्हें सकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से एक स्कंदगुप्त ने भारत के हूणों का आक्रमण रोका, उन्हें भारत से बाहर भगाया। अभी तक हमने जितने राजाओं के नाम और उनकी गाथा बताई, उन सभी ने बिहार की धरती से ही राज्य किया। अगली कड़ी में हम आपको बिहार के आगे का गौरव बताएंगे। प्राचीन इतिहास के बाद अब तक राज्य करने वाली पार्टियों और उनके नेताओं की उपलब्धियों और काले कारनामों को भी बताएंगे, ताकि बिहार के समग्र विकास के लिए सही निर्णय ले सकें और आपके मन से जातिवाद, वंशवाद का जहर निकल सके। सीरीज का दूसरा भाग लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।